नमस्कार दोस्तों। गुजरात विधानसभा के लिए दोनों चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। हिमाचल के 12 नवंबर को पूरे हो गए थे और इस मतदान के बाद में एक चीज सामने कि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत घटा है और गुजरात का इतिहास बताता है कि जब जब वहां पर मतदान का प्रतिशत घटता है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी घटती हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो मतदान का के अलावा जो वोट परसेंटेज है वो भी घटता है। ये अब तक का इतिहास है और इस इतिहास को यदि आप बड़े ध्यान से सुने और समझे तो इसके साथ एक चीज समझे कि इस बार 7% मतदान कम हुआ है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। इतना मतदान कभी कम सामान्य तौर पे कभी नहीं हुआ। तो इतना मतदान कम होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार के प्रति एक उदासीनता है और कहीं पर उसको लेकर के, क्योंकि जहां पर मतदान का प्रतिशत कम हुआ है वो इलाके भारतीय जनता पार्टी के सामान्य तौर पे काडर के माने जाते हैं। तो इसलिए, लेकिन चलिए मतदान खत्म हो गया। हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से समीक्षा कर रहा है, अपनी अपनी बात कर रहा है। इसी बीच में मीडिया, जो हमारे यहाँ मीडिया है, जिसे हम चारण मीडिया भी कह रहे हैं, गोदी मीडिया भी कह रहे हैं, चाटुकार मीडिया भी कह रहे हैं, चरण चुंबक मीडिया भी कह रहे हैं, उस मीडिया ने तमाम सर्वे एजेंसीज के जरिए जो आंकड़े निकाले, जो बताया, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां रिकॉर्ड सीटों के साथ बन रही है। और यही नहीं, उन्होंने हिमाचल में भी रिकॉर्ड सीटों के साथ में सरकार बनाने की बात कही। तो जब यह स्थिति हो तो समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे यह आश्चर्य हो सकता है, क्या यह संभव है या नहीं है। इन्हीं सारी बातों पर जब हम चर्चा करते हैं तो एक बात सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 7% मत कम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी वहां 80 सीटें ही पा पाएगी, 80 के इर्द गिर्द ही होंगी, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगी। यानी भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों में समेट जाएगी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात शंकर सिंह वाघेला कह रहे हैं। गुजरात में लोगों के दिमाग में बैठा है कि कैसे भी होगा, काला चोर आएगा, लेकिन बीजेपी वाले नहीं चाहिए, इनके पर भरोसा नहीं करना है, चीटर लोग हैं, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। ये गुजरात के वोटर के दिलो दिमाग में बैठ गया है। अर्बन एरिया का हो, गांव का हो, भाई हो, बहन हो, सुखी हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, सबके दिमाग में बैठा कि बीजेपी नहीं नहीं नहीं, इसमें झूठ 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 और झूठ, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए लोगों ने सोचा है कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। तो मेरे रीडिंग में मैं शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन बीजेपी को मैं 80 से ज्यादा सीटें आज नहीं देखता हूं। 80 से डाउन होगा, 80 से प्लस नहीं होगा। तो एक जमाने में नरेंद्र मोदी उनके सबके बच्चे थे, केशु भाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी, ये तिकड़ी होती थी और ये तीनों करीबी दोस्त हुआ करते थे। लेकिन सत्ता के लालच ने दोस्ती खत्म कर दी, सिद्धांतों को तोड़ दिया और जाने क्या क्या जहर किया। हरेन पांड्या के मर्डर से लेकर के सब कुछ हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता पे बरकरार है। और इस बात को लेकर के शंकर सिंह वाघेला ने पूरा खुलासा किया है कि किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए 2002 में नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया था। उस साजिश के ही तहत जो कार सेवक जिस बोगी से जा रहे थे, उस बोगी में अंदर से आग लगाई गई थी। यह बात रेलवे की भी जांच में सामने आई थी। इसके बाद आप सोचिए, जो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप या एक साजिश के तहत जो घटनाएं हुई, गोधरा में हो या पूरे गुजरात में हो, तमाम जगह घटनाएं हुई थी और उनमें जिस तरीके से हमले किए गए अल्पसंख्यक वर्ग के, मुस्लिम वर्ग को टारगेट करके और मारा गया, बलात्कार किए गए, तमाम चीजें की, वो अपने आप में मानवीयता के लिए, नैतिकता के लिए या राजधर्म के लिए, सबके लिए बुरी थी। और यही वजह है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां जाकर कहा था कि नरेंद्र भाई राजधर्म का पालन कीजिए। तो आप समझिए, राजधर्म का पालन नहीं हुआ था। ये जब तीनों दोस्त होते थे तब 1995 में सत्ता में लाने के लिए केशु भाई की लीडरशिप में इन्होंने पूरा जी जान लगाया था। लेकिन केशु भाई आज इस दुनिया में नहीं,
लेकिन उनके घर में आप सोचिए जो वक्त आया, ये आया कि उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केशुभाई को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब हर जीत के लिए केशुभाई का आशीर्वाद लेने उनके घर जाते थे। और 2020 में जब केशुभाई दुनिया से अलविदा कह गए तो 2012 में बीजेपी छोड़ खुद की उन्होंने पार्टी बना ली और शंकर सिंह वाघेला ने 1996 में बीजेपी छोड़ दी। तब से अब तक वो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, एनसीपी, प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। और इस चुनाव में वो किसी बड़े दल के साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी को आईना बार बार दिखा रहे हैं। तो यह स्थिति, उन्होंने गुजरात के जो मौजूदा हालात है उनको लेकर नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी तक पर तमाम सारी टिप्पणियां की, बातें की। तो आप इसको समझिए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पहले फेज में वोटिंग कम हुई, जो लोग बार बार इनको वोट दे रहे थे इस बार उन्होंने किनारा कर लिया। सेकेंड फेज में कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेला और वो ओबीसी कार्ड एक बड़ा निर्णायक। कांग्रेस ने कहा कि हम जीते तो ओबीसी मुख्यमंत्री हो सकता है। इससे मध्य और उत्तर गुजरात में कांग्रेस के जीतने की संभावना बढ़ गई है, यह आप समझिए। और वहां वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा है। इसके बाद 1977 की हम जिक्र यदि करें तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तभी इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी तक सब हार गए थे और सरकार के खिलाफ माहौल होता था। तब कोई फैक्टर काम नहीं करता। कुछ ऐसा ही माहौल इस बार गुजरात में है। तो बीजेपी इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 80 सीटों तक पहुंच पाएगी, ये बात शंकर सिंह वाघेला कह रहे हैं। शायद यही वजह है, उनकी बात बिल्कुल सही है। तभी नरेंद्र मोदी काफी समय से गुजरात में डेरा डाले हैं। कैसे वो जी जान कर रहे थे और मतदान के समय भी वो रोड शो करते हुए आ रहे थे। एक तरफ वोट पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपना रोड शो अहमदाबाद में कर रहे हैं। जा रहे हैं वोट देने, लेकिन 2.5 घंटे का रोड शो, और उस रोड शो को तमाम चैनल्स लाइव दिखा रहे हैं। क्या ये विज्ञापन की श्रेणी में नहीं आता? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग को हम लगातार कई मुद्दों पर आगाह करते आए हैं, चिट्ठी पत्री करते आए हैं, चुनाव आयोग चुप है। और जिस तरीके से उन्होंने परेड करी वो अपने आप में, हालांकि वो कानूनन और यदि देखेंगे नैतिकता सबके दृष्टिकोण से बड़ा गलत था। जिस संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री के पद पर वो बैठे हैं उसकी गरिमा गिरा रहे थे। तो रोड शो में पब्लिक का आना अलग बात होती है। प्रधानमंत्री के काफिले के दौरान जानबूझकर जिस तरह एम्बुलेंस रोकी गई, पूरा इवेंट प्लान किए जाते हैं और जिस तरीके से अपने पहले चुनाव पहले मां से आशीर्वाद लेने जाते हैं, उसका पूरी टीवी चैनल पे लाइव जो होता है उसकी मार्केटिंग होती है, जो लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करने का होता है। तो ये सारे ड्रामे वो करते रहे। इसके बावजूद जूनागढ़ में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। और इसके बाद में यदि और भी जगह जहां पर भी देखिए आम आदमी पार्टी को लेकर के भी उन्होंने जो बताया, उसमें तो आपको समझ कि मेहमान आए थे और मेहमान चले गए। इनका पूरा परिवार जो है, उन्होंने बिल्कुल खुलासा किया कि अरविंद केजरीवाल वास्तव में आरएसएस के व्यक्ति हैं और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और जब वो आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन, तो आप देख लीजिए वही सारे लोग थे जो उसको लीड कर रहे थे, जो आरएसएस बैकग्राउंड के। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये पूरी प्लानिंग रची गई थी, वरना इनकी पार्टी का लोकसभा में कोई सांसद क्यों नहीं? पंजाब और दिल्ली में जिताने में आरएसएस ने पूरी मदद की है। तो यह बात उन्होंने खुलासा किया कि आरएसएस के हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से मौत का सौदागर कहा जाता है, उस बात को लेकर के बहुत बार बात आती है। क्योंकि 2002 का दंगा जो है गोधरा, उसमें जो कुछ हुआ, जो लाशें सफेद कपड़ों में लपेट कर अहमदाबाद से गई, वो सारी चीजें समझ में आती है कि किस तरीके से सारा किया गया। अमित शाह का जो बयान आया 2002 के सबक सिखा दिया, तो साबित करता है कि इन लोगों ने हिंदू मुस्लिमों को मरवाया और यही सारी पूरे थी। यही इनकी बीजेपी की फिलॉसफी जो पहले नहीं हुआ करती थी, अब वही फिलॉसफी। तो इन सारी बातों को उन्होंने कहा। अब शराबी, रेपिस्ट, भ्रष्ट लोग बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं और ये नौटंकी पार्टी बन गई है। कहां वाजपेयी जी थे और कहां ये लोग हैं। तो यह बात वाघेला साहब कहते हैं। जब वो गुजरात में आए तो फिर उन्होंने जहर बोया और सारे जहर उनके दे। आज जो जहरीला है और जो जहर घोला गया है,
वहां की फिजा में वो नरेंद्र मोदी की देन है। तो सारी बातें जब आती हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं और उन सब चीजों को लेकर के वाघेला साहब खुल के बोलते हैं, वो कभी डरते नहीं है। और जब डरते नहीं है तो आप समझिए एग्जिट पोल भले कुछ कहे, लेकिन वाघेला साहब कहते हैं कि इस बार मोदी साफ है, वो फैक्टर नहीं है। तो जब इस बात पे हम विश्वास करें तो आपको दिखता है, क्योंकि इसी तरह की साजिश कश्मीर में रची है। कश्मीर का आपको याद हो कि कश्मीर में 1990 में जिस तरीके से घटनाएं होना शुरू हुई, जिस तरीके से हुआ, राजीव गांधी के सत्ता से जाते ही जिस तरीके से सारी पूरी प्लानिंग की गई, भाजपा ने अपने नेता को कश्मीर का गवर्नर बनवाया और फिर किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल बाहर किया गया और उसके बाद में जिस तरह कत्लेआम हुए, सारी चीजें हुई, सबको पता है। उस पर फिल्म कश्मीर फाइल बन गई और उस कश्मीर फाइल्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और समर्थक, मोदी के समर्थक करोड़ों रुपया कमाते हैं, कई 100 करोड़ रुपया कमाते हैं। अब तक तो हजारों करोड़ हो चुके। तो आप समझिए उनको कमवा रहे हैं और यहां उनके साथ ये हो रहे हैं, तभी दुनिया में बेइज्जती हुई, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक में उसकी पूरी बेइज्जती हुई और जिस तरह की हुई वो समझिए। अब क्या हो रहा है, 370 और ये सारे सब जो शोर मचाते थे, आज वो सब करने के बाद में क्या कश्मीर में कोई बाहरी जाकर के जमीन लेने की स्थिति में है, रहने की स्थिति में है? जो कश्मीरी पंडित तब नहीं गए थे और तब भी उन्होंने जान पर खेला था और देश के हिसाब से सोचा था, आज उन्हें निकलना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। आज जिन कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास किया था कांग्रेस ने, करीब 5000 कश्मीरी पंडित परिवारों का, आज उन परिवारों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं, उनकी टारगेट किलिंग हो रही है, दूसरी चीजें हो रही हैं। अब उस पर सरकार के मुंह पे सुई से सिल दिया गया है। तो इसको लेकर के कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से उनकी जानकारियां सरकारी दफ्तरों से लीक की जा रही है, इससे नफरत को फिर से एक बार पनपाया जाए और उस नफरत के बूते कश्मीर के जब चुनाव हो तो उसे भाजपा जीत सके। और इस पर वो काम कर रही है और जिस तरीके से कर रही है वो अपने आप में चिंताजनक है कि राजनीति अपनी आप इसलिए करते हैं, तो ये दशा हो तो आपको समझना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग में अपने देश के तमाम सीएम को उन्होंने बुलाया था और उसमें जो सीएम हिस्सा लेने गए थे उनके साथ मिल रहे थे। वहीं पर जो शंकर सिंह वाघेला कहते हैं कि आरएसएस के एजेंट हैं अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल सही साबित हुआ। वहां प्रधानमंत्री चाय पी रहे थे, चाय हो या कॉफी हो, पी रहे थे, एक हाथ जो है अपनी जेब के अंदर डाले थे और उनके आगे हाथ जोड़कर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल झुके हुए थे, ममता बनर्जी जिस तरह सरेंडर मुद्रा में खड़ी थी, आप समझ सकते हैं जो ये बात बिल्कुल साबित होती है कि वो बी टीम। कच्ची कॉल ये होती है कि दोनों एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, केजरीवाल जो है खड़े हैं, कॉफी पी रहे हैं और केजरीवाल को जो है वो लिफ्ट भी नहीं दे रहे, सिर भी नहीं हिला रहे और उनसे जो बात कर रहे हैं लग रहा है एक राजा तानाशाह अपने एक सूबेदार से बात कर रहा है। तो सूबेदार की स्थिति है। तो यह है जो G20 के प्रेसिडेंट की कोई ऑफिस नहीं होती है, जान लीजिए, क्योंकि वो हर साल रोटेट होता है। कभी छोटा देश बन जाता है, कभी बड़ा देश बन जाता है, कभी कोई ताकतवर बन जाता है, कभी कोई कमजोर बन जाता है। तो ये चीज है। इसकी G20 की खुद की आज तक कोई ऑफिस भी नहीं है, उसका भी ऑफिस नहीं है, ये समझ लीजिए। और G20 में ऑफिस का कोई प्रावधान भी नहीं है। इसके बाद में G20 प्रेसिडेंसी के पास कोई ऑफिशियल पावर भी नहीं होती है और G20 के मेंबर के पास भी कोई पावर नहीं होती है। G20 किसी भी देश को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, इस सलाह मशविरा करने भर तक सीमित है। और G20 असल में एक कोऑर्डिनेशन है। G20 के मुल्क एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं, इंफॉर्मेशन और दूसरी चीजें ऑर्गेनाइजेशन सारे सब अपने चीजों को शेयर करते हैं जिससे एक दूसरे के लिए कैसे क्या किया जा सके। बाद में आप यहां होती G20 में सीएम तो दूर की बात, पीएम का भी कोई किरदार नहीं होता है। जो देश प्रेसिडेंट होता है उसका पीएम प्रेसिडेंट भाषण देकर काम खत्म करता है, सिर्फ इतना सा है। तो इस तरह की स्थिति और उसके बाद में जब ये ड्रामे होते हैं तो आप समझिए कि किस तरीके से अपने आप
तो ये प्रदेशों की स्थिति है, और जब प्रदेशों की ये स्थिति हो तो आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद में एक और चीज, जिस तरह की स्थिति G20 का जो है कि जो फाइनेंशियल और दूसरी चीजों को समझने की, लेकिन जो प्रदेश आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, उनमें आप देखिए कि हालात ये हो गए हैं देश में कि देश के 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने ही देश में अपनी संपत्ति गिरवी रखकर 2 साल के लिए कर्ज लिया है। अब आप इतनी बुरी स्थिति में देश आ गया। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी ने गुजरात का शासन छोड़ा था, उस समय उस पर सिर्फ 10,000 करोड़ का कर्ज था। आज गुजरात पर 4.25 लाख करोड़ का कर्ज। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव ने शासन छोड़ा था, तब उत्तर प्रदेश पे 3.5 लाख करोड़ का कर्ज था, और आज वो 7 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। आप समझिए, सिर्फ 5 साल यह स्थिति है। इसके बाद में इसी तरह आंध्र प्रदेश की स्थिति है। आंध्र प्रदेश कर्ज में डूबा है, भयंकर कर्ज में डूबा है। उसके बाद में तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश कर्ज में डूबा है, फिर उत्तर प्रदेश डूबा है, फिर पंजाब डूबा है। पंजाब का हालांकि 3,000 करोड़ के करीब का है, 2,900 करोड़ का, और उसके बाद मध्य प्रदेश का है 2,700 करोड़ का। तो ये समझिए इन्होंने अपनी संपत्ति जो है दे करके 2 साल के लिए कर्ज लिया है। तो यह स्थिति है। इसके बाद में अघोषित कर्ज वाले भी राज्य हैं। तेलंगाना 56,000 करोड़ का कर्ज है, आंध्र प्रदेश 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उत्तर प्रदेश 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, कर्नाटक 10,000 करोड़ का कर्ज है, और केरल 10,000 करोड़ का कर्जदार है। और इनमें से कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो कांग्रेस शासित हो। यानी देश के पैसे को कैसे लूट करके, कर्ज उठा उठा करके सरकारें चलाने का काम वो दल कर रहे हैं जो खुद को कहते हैं हम देश नहीं बिकने देंगे, और जो तमाम तरह के झूठ बोलते हैं, झूठ की बुनियाद पर खड़े होते हैं, उन दलों के ये शासन वाले क्षेत्र। इससे आप समझिए कि गुजरात के यदि मॉडल को समझिएगा तो यहां आपको दिखाई देगा ये मॉडल है कि कर्ज लो। यही काम नरेंद्र मोदी ने किया। जिस समय वो सत्ता में आए, भारत सरकार पर 1947 से लेकर 2014 तक सारा कर्ज मिलाकर 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। आज उसी भारत पर सिर्फ नरेंद्र मोदी के 8 साल के शासन में जो स्थिति हुई है, वो जानिए कि आज उनके शासन में भारत पर 160 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। भारत का व्यापार घाटा हो, दूसरी चीजें हो, रुपए की हालत हो, सब कुछ गिर रहा है। महंगाई चरम पर है ऐतिहासिक रूप से। और जब यह स्थिति हो तो आपको सोचना चाहिए। तो भाई यदि मंदिर के सामने भीख मांगनी है तो ठीक है, मांगिए, क्या करेंगे। तो वही स्थिति जैसे अदानी, अंबानी जैसे तमाम सारे लोगों को वो बढ़ाते रहते हैं। क्यों बढ़ाते रहते हैं? क्योंकि वो आके यही कहते हैं, हुजूर आपने ये आदेश दिया था, हमने कर दिया, हुजूर आप ये हैं। तो इतिहास साक्षी है कि लोकतंत्र ने अहंकार को सबक सिखाया है, और इस बार भी झूठ को भी देर सवेर नकारा है। तो गुजरात का जो झूठा मॉडल है और दिल्ली के जो ठग है, दोनों अपने अपने हिस्से में वापस जाएंगे, यह उम्मीद करता हूं। क्योंकि जनता देर से समझती है, उसको तमाम बार तमाम लालच दिखता है, लेकिन स्थितियां बिल्कुल बदली। दिल्ली के एमसीडी में कोई आ जाए, नगर निगम का चुनाव, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिल्ली में हुआ कुछ नहीं है, यह भी एक सत्य है। आप देखिए केजरीवाल ने बार बार पलटी मारी है जो जो वायदे किए थे। यमुना सफाई का वायदा किया था, यमुना महा गंदी है, गंदा नाला बन चुकी है। आप समझिए, ये तो उनके पास था। दिल्ली का पर्यावरण, पूरी आबो हवा जहरीली हो चुकी है। आप बताइए, ये तो दिल्ली सरकार का काम था, क्यों नहीं हुआ? इसके बाद में आप जहां पर भी देखेंगे, दिल्ली में रोज जनता दरबार लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में होते ही नहीं है अधिकतर समय, और जनता दरबार क्या लगाएंगे? तो जनता दरबार भी साफ नहीं लग रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे शीला दीक्षित की सरकार पे, और आज भ्रष्टाचार के मामले में क्या हुआ? क्या उन्होंने अपनी विधानसभा में कहीं पास करके भेजा? कहीं जो जो उन्होंने आरोप लगाए, चाहे राष्ट्रमंडल खेल का घोटाला हो जिसे
कहते हैं कॉमनवेल्थ ट्रांसपोर्ट घोटाला हो या कोई घोटाला हो, जिनको घोटाला कहते थे, उन सब में तो आपने क्लीन चिट दे दी और सभी ने क्लीन चिट दे दी। और उस समय के जो अफसर थे उन्हें प्राइस पोस्टिंग पे रखा गया। क्यों? क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। बिजली के बिल जो है जिस तरीके से आधे करने की बात करी थी, कुछ परसेंट के हुए, लेकिन अधिकतर के नहीं हुए, क्योंकि जो आपने 400 यूनिट का किया था, तमाम लोग बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ शर्त है कि उससे ऊपर हो जाएगा, चाहे 2 यूनिट हो जाए ऊपर, और आपको फिर पूरा बिल भरना पड़ेगा। तो यह स्थिति है। इसके बाद में उन्होंने कहा था जिस तरीके से पक्की नौकरी देंगे, और नौकरी की स्थिति है कि उन्होंने अपने 9 साल के शासन में सिर्फ और सिर्फ तकरीबन आप राउंड फिगर में कर लीजिए 1000 नौकरी दी, हालांकि 1000 भी नहीं दी है पक्की नौकरी। तो यह एक सकते हैं। इसके बाद में ऐलान करते हैं, जो भी ऐलान करते हैं हर चीज में जो बिल्कुल पलटी मारते हैं। पंजाब में इन्होंने वायदा किया था और आके यहां पर भी शर्त लगाई कि इतने से इतना होगा तब ऐसे होगा। हवा से चलने वाले मीटर लगेंगे, लगे नहीं लगे। पूरे दिल्ली को 3 महीने के अंदर सीसीटीवी कैमरे से लैस करेंगे, फ्री वाईफाई देंगे, सब कुछ करेंगे। हुआ नहीं हुआ। तो वो स्थिति है। इसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने वायदे किए, तमाम वायदे किए, वो सारे वायदे झूठे निकले। तो यही दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल का सत्य है। तो ऐसी स्थिति में भी यदि जनता कहीं जाती है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन लगता ऐसा, लगता तो ये है कि हर मॉडल उसी में सिमट जाएगा, और कितना सिमटेगा या नहीं सिमटेगा ये तो ईश्वर जाने। लेकिन यह जरूर है कि हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, और इन स्थितियों में मैं शंकर सिंह वाघेला की इस बात से सहमत हूं कि जनता उन्हें बहुत अच्छे से समझाएगी, दिखे या न दिखे। क्योंकि मीडिया जो है वो चारण मीडिया है, चरण चुंबक मीडिया है। वो वही दिखाएगा, कहेगा, और संस्थाएं कहेंगी जो मालिक चाहते हैं। यह सत्य है। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप समझिए, जानिए, सच को जानना बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।